मनी मनी एक यूनिवर्सल सा थिंग है जो हर एक इकोनॉमी में रिक्वायर्ड होता है, चाहे वो इकोनॉमी इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो, या कोई भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज आती है, सबके पास अपना अपना एक करेंसी है जिसको हम लोग मनी के रूप में बोलते हैं। सो इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट। ये चैप्टर किन किन बच्चों के लिए है? ये चैप्टर है क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो क्लास 10th में इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट ये चैप्टर है, उसमें मनी एंड क्रेडिट। मैं इस टॉपिक को क्लियर करूंगा, मनी एंड क्रेडिट। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से है, आईसीएसई बोर्ड से है, जैक बोर्ड से है, या जो आगे स्ट्रीम में कोई भी स्ट्रीम लेंगे, आर्ट्स लेंगे, साइंस लेंगे या कॉमर्स लेंगे, ये सारा ये जो वीडियो होने वाला है ये सबके लिए बहुत ही प्रीशियसफुल होने वाला है। सो वीडियो को लेट नहीं करते और वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक ऑफ दिस चैप्टर। तो देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहला बात है फ्लो चार्ट ऑफ मनी एंड क्रेडिट। ये चैप्टर क्या होने वाला है, इसका एक फ्लो चार्ट हम लोग बना के रखे हैं। इस चैप्टर के ये जो फ्लो चार्ट है, इससे आपको समझ में आएगा कि पूरे चैप्टर में हम लोग क्या क्या करेंगे। ठीक है, सो पहला चीज देखिए, डिफरेंस बिटवीन मनी एंड क्रेडिट। हम लोग ये समझेंगे कि मनी और क्रेडिट के बीच में क्या डिफरेंस है, मनी किसको बोलते हैं, क्रेडिट किसको बोलते हैं। फिर हम लोग ये पढ़ेंगे कि फंक्शंस ऑफ मनी क्या होता है। फिर दूसरा चीज है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी मतलब अभी का जो फॉर्म है वो मनी का कैसा है, करेंसी है, डिपॉजिट विद बैंक्स है, चेक फैसिलिटीज, ये सारा चीज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं टॉपिक वाइज। फिर इसके बाद आता है क्रेडिट सोर्स इन इंडिया, फिर उसमें किस किस तरीके से सोर्सेस है, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर। फिर हम लोग एसएचजीस के बारे में पढ़ेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको हम लोग बोलते थे स्वयं सहायता समूह। और इसके बाद ये जो टॉपिक है बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, जो मनी का कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमको बार्टर एक्सचेंज सिस्टम का ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और इसके बाद हम लोग टर्म्स ऑफ क्रेडिट को समझेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मनी एंड क्रेडिट, मनी और क्रेडिट के बीच में क्या डिफरेंस है। सो सबसे पहला चीज आता है मनी। व्हाट इज मनी? तो मनी क्या होता है? मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वो है जो मनी करता है, लेकिन मनी क्या करता है? तो देखिए, मनी इज एन एनी आइटम, एक आइटम बोल सकते हैं जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट करा जाता है, that is accepted by people for the payments of goods and services। जो भी गुड्स आप अवेल करते हैं, तो आप अवेल कैसे करते हैं? पैसे से करते हैं। सर्विसेज, कहीं पर आप पढ़ रहे हैं, कहीं डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, चाहे आप कोई भी सर्विसेज ले रहे हैं, उसके लिए आपको बदले में क्या पे करना होता है? मनी। ठीक है, सो एज वेल एज द रीपेमेंट ऑफ लोन्स। लोन आप लिए हैं तो उसको भी रीपे करने के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए। मनी मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड, इकोनॉमीज रिलाई ऑन द मनी टू फैसिलिटेट ट्रांजेक्शंस एंड टू पावर फाइनेंशियल ग्रोथ। देखिए, मनी जो है वो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, वो पूरे इकोनॉमी के लिए लाई करता है। हर एक इकोनॉमी में मनी का रिक्वायरमेंट बहुत ही क्रूशियल है और बहुत ही इनिशियल है। ठीक है, सो इसमें हम लोग यही समझे कि मनी को एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम गुड्स और सर्विसेज को अवेल कर पाते हैं। और मनी वो है जो मनी करता है, लेकिन मनी यही चीज करता है कि ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करवाता है। जब आप लेन और देन करते हैं तो उस लेन देन के बीच का जो पार्ट है वो करता है मनी। ये मनी हर एक स्टूडेंट्स को समझना बिल्कुल जरूरी है। आप क्लास 10th में आ गए हो, आप क्लास 11th में जाओगे, फिर भी आपको वहां ये टॉपिक पढ़ना है, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम सेलेक्ट करो। देखिए, अब सेकंड चीज है क्रेडिट। व्हाट इज क्रेडिट? द वर्ड क्रेडिट हैज many meanings in the financial world, but it most commonly refers to a contractual agreement in which a borrower receives a sum of money or something else of value and commits to repaying the lender at a later date, typically with interest। मतलब आप किसी से पैसे लिए हो और उस पैसे को आप रिटर्न करोगे, कुछ डेट दिया गया है, कुछ डेट में आपको उस पैसे को पे करना है, या तो इंटरेस्ट के साथ या विदाउट इंटरेस्ट, लेकिन आपको उसको चुकाना है।
तो क्रेडिट में आपको ये बेसिकली समझना है कि क्रेडिट वहां मुमकिन है जहां पर पैसे की बात आ जाती है। आपको क्रेडिट का मतलब इतना समझना है कि क्रेडिट में हमें कुछ समय के लिए पैसे दिए जाते हैं और उस पैसे को हमें रिटर्न करना होता है। एक फैमिलियर सा डेट होता है, उस डेट पे हम लोग रिटर्न करते हैं विथ इंटरेस्ट या विदाउट इंटरेस्ट, ये आपके लेंडर जो आपको पैसे देंगे वो आपको बताएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको ये जो टर्म है मनी और ये जो टर्म है क्रेडिट, यही टर्म पूरा जो चैप्टर है मनी और क्रेडिट का, ये टर्म को अगर आप अच्छे से समझ लिए तो चैप्टर का आप एक पूरा रोड मैप तैयार कर सकते हैं अपने ब्रेन में। सो मनी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्रेडिट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जब हमारे देश में हिस्ट्री तो आप पढ़े ही होंगे, हिस्ट्री था एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। तो जब एंशिएंट टाइम चलता था हमारे देश में, तो उस समय जब मनी नहीं था, देयर इज नो मनी, देन हाउ वी ट्रांजैक्ट, हम लोग ट्रांजैक्ट कैसे करते थे, हम लोग ट्रांजैक्शंस कैसे करते थे? तो हम लोग ट्रांजैक्शंस करते थे बार्टर एक्सचेंज सिस्टम से। और किससे करते थे? बार्टर एक्सचेंज सिस्टम से ही करते थे। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम का मतलब क्या होता है? वस्तु विनिमय पद्धति। इसमें होता क्या है कि आपके पास अगर एक कमोडिटी है तो आपको दूसरा कमोडिटी चाहिए होगा। वहां पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज कुछ नहीं था, मनी वहां पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे नहीं था। वहां आपके पास सिर्फ कमोडिटी था। कमोडिटी के बदले आपको क्या लेना था? कमोडिटी। तो इस समय ये इसका कुछ लैक था, मतलब कुछ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट था। ये चीज को मैं टर्म वाइज क्लियर कराऊंगा, इसीलिए आप बस अभी इतना जानो कि आपको कमोडिटी के बदले कमोडिटी लेना पड़ता था। उसको कौन सा सिस्टम बोलते थे? बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। फिर दूसरे बार मिडिवल टाइम में देखिए क्या आया? कैटल्स, ग्रेन, सिल्वर, गोल्ड। जब राजा महाराजा का टाइम आया और तो उस समय कैटल्स के थ्रू हम लोग लेन देन करना स्टार्ट किए, ग्रेन्स के थ्रू किए, मेटल्स के थ्रू किए, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। और जब मॉडर्नाइजेशन हो गया, मॉडर्न पीरियड हो गया, तो मनी आ गया, जिसमें करेंसी आ गया, नोट्स आ गया, कॉइन आ गया और डिमांड डिपॉजिट आ गया, ठीक है। और अब जैसे जैसे एरा बढ़ते चला जाएगा, हमारा जो मनी का ये सिस्टम है जो हमने बार्टर एक्सचेंज सिस्टम से स्टार्ट करा है, वो चला जाएगा डिजिटल इकोनॉमी में, ठीक है। तो अब देखिए ये सारी चीजों को हम लोग बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये जो टर्म है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्या हो गया कि जब हम कमोडिटी के बदले क्या ले रहे थे? कमोडिटी। यहाँ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी नहीं था। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब उस एक्सचेंज करने का मीडियम क्या था? तो यहाँ एक्सचेंज करने का मीडियम सिर्फ वस्तु ही था, कमोडिटी ही था। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मनी। ये जो मनी आप अभी पढ़ेंगे, इस मनी का कॉन्सेप्ट को समझने से पहले, इसके फंक्शंस को समझने से पहले हम लोग बार्टर एक्सचेंज सिस्टम को अगर समझ ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए बार्टर एक्सचेंज सिस्टम पे पहले चलते हैं हम लोग, फिर इसके फंक्शंस पे हम लोग आएंगे, ठीक है। ये देखिए बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अब ये सिस्टम क्या था? वहां मैंने आपको कमोडिटी टू कमोडिटी बोला। अब ये इसको पूरा समझिए। ए सिस्टम इन विच गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट यूज ऑफ मनी। बिना मनी का हम गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, उसको हम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बोल रहे हैं। हेयर बोथ पार्टीज एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज, ठीक है। दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। और इसको हम लोग डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स भी बोलते हैं कि जब आपको चावल का जरूरत हो और किसी को गेहूं का जरूरत हो, तो गेहूं वाले व्यक्ति को चावल चाहिए और चावल वाले व्यक्ति को गेहूं चाहिए। ऐसा देखिए, अब हम लोग ये जानेंगे कि ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, ये इसमें प्रॉब्लम क्या आता था? ये जो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम था, इसमें क्या प्रॉब्लम आता था? ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में आपको क्या देखने को मिलता था? इसमें एक आदमी, मान लीजिए ए है, दूसरा आदमी बी है। ए वाले आदमी के पास बनाना है, इसको चाहिए पाइनएप्पल। ये जो बी वाला आदमी है, इसके पास क्या है? देखिए, इसके पास है पाइनएप्पल और इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए चेरी।
तो अब बताइए यहाँ पर ट्रेड हो पाएगा, यहाँ पे व्यापार हो पाएगा, यहाँ पर एक्सचेंज हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ये दिक्कत आ गया। इसके पास पाइनएप्पल तो है, लेकिन इसके पास इसको चाहिए क्या? चेरी चाहिए। इसके पास बनाना है, इसको चाहिए पाइनएप्पल। ये ना इसके पास जा पाएगा, ना ये इसको सामान दे पाएगा। ये बार्टर एक्सचेंज सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और इसी प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब इसमें दूसरा केस देखिए। यहाँ पर एक फार्मर है जो मैंगोज ग्रो करता है, और एक यहाँ पे ज्वेलर है जो ज्वेलरी बेचता है। ठीक है, यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है उसको समझिए। ये 1000 मैंगो देगा तो इसको एक नेकलेस मिलेगा, ऐसा है। ठीक है, व्हाट इफ फार्मर डज नॉट नीड नेकलेस? अगर ऐसा क्या होगा कि फार्मर को नेकलेस नहीं चाहिए? व्हाट इफ ज्वेलर डज नॉट नीड सो मेनी मैंगोज? ज्वेलर को अगर मैंगो नहीं चाहिए होगा तो ट्रांजेक्शन कैसे हो पाएगा? क्या ये बार्टर सिस्टम में पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। यही सारे प्रॉब्लम्स तो है जिसकी वजह से बार्टर एक्सचेंज सिस्टम हमारे इकोनॉमी में नहीं रहा। ठीक है, देयर आर सम ड्रॉबैक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसी को हम लोग कहे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब इसमें आपको बात ये समझना है कि ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इसका नोट्स बनाने में हेल्प मिलेगा। देखिए, the occurrence when the wants of buyers and sellers both get fulfilled simultaneously in the process of exchange of mutually possessed goods is known as double coincidence of wants. Both parties, the seller and the buyers, have to agree to sell and buy each other commodities. Goods are directly exchanged without the use of money. बिना मनी के अगर हम गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जनरेट हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे, ए पर्सन हैज अ राइस बट ही इज इन नीड ऑफ व्हीट, एंड द अदर हु हैज व्हीट बट ही इज नीड ऑफ राइस। ऐसा इंसान को ढूंढना बहुत मुश्किल होता था। पहले मार्केट में हम लोग लोगो लेके बैठे रहते थे और लिख देते थे हमें ये चाहिए, हमारे पास ये है। जो जिस आदमी को वो चाहिए वो उसके पास पहुंचता था। तो ऐसा कोइंसिडेंस होना तो बिल्कुल दिक्कत वाली बात थी। ठीक है, तो ये सारे को हमने कहा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो इसी को मिटाने के लिए हमारे इकोनॉमी में, ये जो हमारा इकोनॉमी था, जहाँ देखिए ये कमोडिटी हो गया, ये कमोडिटी हो गया, इसके बीच में कोई मनी नहीं था। सो इसका जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाने के लिए हमने मनी को लेके आया। तो C2C इकोनॉमी को अच्छे से मेजर करने के लिए हर ट्रांजेक्शन्स में हर एक कमोडिटी का अपना वैल्यू क्रिएट करने के लिए हम मनी को लेके आए। इससे कमोडिटी का वैल्यू भी पता चला, कमोडिटी को स्टोर ऑफ वैल्यू भी मिला, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू भी मिला, क्रेडिट सिस्टम भी मिला। ठीक है, अब समझेंगे हम लोग मनी तो हम लोग पूरे अच्छे से उसके फंक्शंस के बारे में डील कर पाएंगे। जैसे कि हमने बार्टर एक्सचेंज सिस्टम को डील किया, उसी तरह अब हम लोग फंक्शंस ऑफ मनी को डील करेंगे। तो देखिए, मनी के 3 फंक्शंस है, तीनों फंक्शंस को मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। पहले इसका जो डेफिनेशन है उसको आप फिर से देख लीजिए। मनी रेफर्स टू कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट इज इशूड अंडर द लॉ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लॉ के दायरे में होता है, एंड एक्ट एज अ लीगल टेंडर फॉर द होल कंट्री, और इसके एक लीगल टेंडर डिसाइड किया जाता है जो पूरे कंट्री के लिए एग्जिस्ट करेगा। इसका प्राइमरी फंक्शन होता है एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है। कोई भी ट्रांजैक्शन करना हो वहां पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज रहेगा, वो क्या रहेगा? मनी। मनी रहेगा तो आप ट्रांजैक्शन इजीली कर पाएंगे, मनी नहीं रहेगा तो ट्रांजैक्शन आप नहीं कर पाइएगा। आप वही डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आप लोगों लेके बैठिए तो आपको अच्छा लगेगा। अगर मनी है, पैसा है आपके पास, तो आप आराम से ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। पैसा है तो खुश है आप, क्योंकि बेसिक नीड्स होता है हमारे इकोनॉमी का मनी। मनी है तो इकोनॉमी भी अच्छा चलेगा। अब बी नंबर में देखिए, एज अ मेजर ऑफ वैल्यूज में आप वैल्यूज को मेजर कर सकते हैं। कोई भी गुड्स को और कोई भी सर्विसेज को आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। ये नहीं कि बैल का तुलना आप जूते से कर दें। 50,000 का ऑक्स है, आप उसका तुलना 500 रुपए के जूते से कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मनी आया तभी ना हम 50,000 ऑक्स पे दाम रखे और 500 रुपए हम शूज पे रखे। तो यहाँ पे मेजर ऑफ वैल्यू आ रहा है, समझ गए?
अब इसको समझे हम लोग प्राइमरी फंक्शंस में। अब समझिए सेकेंडरी फंक्शंस। इसका सेकेंडरी फंक्शन क्या कहता है? द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी इंक्लूड्स मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मनी एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, ये जो टर्म है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, इसका डेफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन। पोस्टपोन मतलब कुछ समय के लिए टाल देना। ठीक है, मनी की वजह से हम इसको स्टोर ऑफ वैल्यू कर सकते हैं। इट रेफर्स टू द फंक्शन ऑफ मनी दैट हेल्प्स इंडिविजुअल इन स्टोरिंग देयर वेल्थ। हम लोग अपने धन को कहीं स्टोर कर सकते हैं, बैंक में स्टोर कर सकते हैं या कहीं पर भी हम लोग इसको रख सकते हैं। Therefore, money act as an asset and sustain value over a period of a time. ये एक असेट के रूप में टर्न किया जाता है। इसका वैल्यू को हम लोग सस्टेन कर सकते हैं कुछ समय तक, उसका कोई लिमिट नहीं होता है। ठीक है, जब तक डिमोनेटाइजेशन ना हो जाए उस मनी का कुछ नहीं हो सकता है। वो मनी जैसा है वैसा रहेगा, चाहे आप उसको दीवार के नीचे छिपा दीजिए, चाहे आप अपने पिगी बैंक में रखिए, चाहे आप बैंक अकाउंट में रखिए, कुछ नहीं होगा। Standard of deferred payment. It refers to one of the most important functions of a money. Deferred payment refers to the payment made on loans. देखिए, आप लोन पे कर सकते हैं। आप मनी आ गया तो मनी आपको भरोसा भी लेके आ रहा है। ठीक है, ये भरोसा है कि मैं आपके साथ हूँ, आप उसके वजह से आप लोन भी ले सकते हैं, पैसा आप ले सकते हैं, उसको चुकाने के लिए आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं मनी का। ठीक है, पेंशन, सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट, रेंट, ये सब मनी का एक पार्ट है जो आपको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज में और इसके पूरे होल फंक्शन में इसका रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर डेफर्ड पेमेंट इज दैट द अमाउंट ऑफ रीपेड मनी should be the same as it was at the time of purchase of the good. जब आप गुड को खरीदे होंगे तो वही मनी आपको पे करना होगा जब आपका टाइम आएगा, जब आपका कंडीशन फुलफिल होगा, जब आपका पीरियड खत्म होगा। ये गुड्स एंड सर्विसेज में एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग एक्सप्रेस करते हैं मनी में, और इट मेक्स द फ्यूचर पेमेंट इजी एंड फंक्शनल। इसकी वजह से ईएमआई वाली सुविधा हम लोग अवेल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंडरी फंक्शन। और ये जो थर्ड फंक्शन है ये थोड़ा हॉट हो जाता है, इसको आप नहीं भी पढ़े तो भी चलेगा, बस जानकारी के लिए आप इसको समझ लीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। हमारा जो नेशनल इनकम, हमारी जो राष्ट्रीय आय है, वो डिस्ट्रीब्यूशन मनी के बेसिस पे होता है। मनी हेल्प्स इन ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मनी के बेसिस पे कर पाए हैं, जैसे रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, वेज हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये जो कॉमर्स के बच्चे होंगे उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा ये कंटीजेंट फंक्शंस। अगर आप कॉमर्स के बच्चे अगर आप देख रहे हैं तो उसको अच्छे से आप इसको समझ जाइए। क्रेडिट क्रिएशन के में भी हेल्प करता है मनी। मनी क्या करता है कि कमर्शियल बैंक, जो भी कमर्शियल बैंक अपने क्रेडिट क्रिएशन को इन्हांस करती है, लोन्स प्रोवाइड करती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, वो यही कंटीजेंट फंक्शन से कर पाती है। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन भी हम लोग मनी के वजह से ले पाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका मनी का फंक्शंस। हमने देखिए पूरे चैप्टर, इस चैप्टर का आधा पार्ट हमने कवर अप कर लिया है। हमने बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा मनी के बारे में, क्रेडिट के बारे में डिफरेंस देखा। फिर इसके बाद हम लोग इसके ड्रॉबैक्स को अब देख रहे हैं कि ये जो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम था, यहाँ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में दिक्कत आती थी, यहाँ पे वैल्यू नहीं था, यहाँ पर इंडिविजिबिलिटी था, सर्टेन गुड्स को हम लोग डिवाइड नहीं कर पाते थे ठीक से, डेफर्ड पेमेंट की सुविधा नहीं थी, वैल्यू को स्टोर नहीं करा जा सकता था। ठीक है, ये सारा दिक्कत था। तो हमने ये पूरा चैप्टर का आधा पार्ट डिस्कस कर लिया। अब इसके जो नेक्स्ट वाले पार्ट है, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे हम लोग जो रिमेनिंग पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। So thank you everyone and we will meet in the next video. So bye.